अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से करीब से होंगे। अल्लामा साहब की नज़म बांगे दरा से शिकवा पेश कर रहा हूँ मुख्तसर तशरीह और मानी के साथ। और आज उसका सेकंड लास्ट बंद है। किस्त पेश करूँगा किस्त नंबर 13, और उसमें हम डिस्कस करेंगे बंद नंबर 28 और 29। चलिए जी, पहले अशार पढ़ते हैं और उनके मानी देखते हैं। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल है गमाज चमन। अहद गुल ख़त्म हुआ टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाज चमन। एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक। कुमरियां शाखे सनोबर से गुरेजां भी हुई, पत्तियां फूल की जड़ जड़ के परेशान भी हुई। वो पुरानी रवशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहन बर्ग से अरुयां भी हुई। कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, बुए गुल गुल की खुशबू, बैरून चमन चमन से बाहर, और राज चमन चमन के राज। और क्या क़यामत है कि वो फूल है गमाज चमन। गमाज करना, वो गमाज होता है चुगली खाने वाला, राज की कोई बात को बताने वाला, यानी चमन के राज बताने वाला। और अहद गुल यानी जो फूल हैं उनका अहद, उनका दौर। और डालियों से जमजा परवाज चमन, बैरून चमन चमन से बाहर, और तलातम जो है वो सैलाब, और जमजा में परवाज दिलकश नगमे सुनाने वाले, और महव तरन्नम गीत गाने में महव। इसी तरह इसके जो अगला बंद है उसमें जो है, कुमरियां शाखे सनोबर से गुरेजां भी हुई। कुमरिया एक सफेद रंग का परिंदा जिसकी शक्ल कबूतर से मिलती है, लेकिन उसका जिस्म कबूतर के मुकाबले में छोटा होता है। गर्दन जरा सी लंबूतरी होती है, और जब वो सनोबर के दरख्त में बैठकर चहचहाता है तो सारे माहौल पर एक समा तारी हो जाता है। सनोबर वो खूबसूरत दरख्त जिस पर कुमरियां अपने आशाने बनाती हैं और अंडे और बच्चे देती हैं। पैरहन लिबास को कहते हैं, और पैरहन बर्ग पत्तू से बनाया गया लिबास, यानी जो पेड़ों का, जो दस्तों का लिबास जो है उसको पैरहन बर्ग जो है उसमें भी कहा जाता है। और उरिया यानी नंगा। और कैद मौसम, मौसम की कैद। और तो ऐसा कोई अल्फाज नहीं है इनमें मुश्किल हो। तो चलिए, जब दोबारा से अशार को पढ़ते हैं और फिर उनकी तशरीह को देखते हैं। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल है गमाज चमन। अहद गुल खत्म हुआ टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाज चमन। एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक। ये सारा बंद एक इस्तारा और तशबीह कहा जा सकता है इसको। इसका खुलासा और लबे लुबाब ये है कि चमन खुद चमन वालों के हाथों लुट गया। सब परिंदे जो उस चमन में कभी नगमा सराई किया करते थे उड़ गए, और ये बाग वीरान हो गया। बाग के सारू फूलों की पत्तियां जड़ जड़ कर खाक में मिल चुकी हैं, चमन की सारी रवशें वीरान हो चुकी हैं, और दरख्तों की शाखों से पत्तों और कोमरों के लिबास उतर चुके हैं, और वो दरख्त अब टुंड मुंड होकर रह गए हैं। लेकिन इस आलम यास में, इस मायूसी के आलम में, एक बुलबुल ऐसा है जिस पर मौसम की इस यास अंगेज तब्दीली का कुछ असर नहीं हुआ। वो अब तक अपनी लय में नगमा सहरा है। काश कोई होता जो उस बुलबुल की फरियाद समझ सकता। गजब ये भी हुआ कि इस बाग को उजाड़ने वाले भी मुसलमान थे, जिन्होंने खुद अपने हाथों से शादाबाद गुलिस्तान को वीरान बना डाला। अब सिर्फ एक बुलबुल बुलबुल बाकी रह गया है, जो अपनी धुन में मगन बैठा गाए जा रहा है, और उसके सीनों में गीतों का एक सैलाब मौजन है। ना वो सैलाब खत्म होता है, और ना वो बुलबुल खामोश होता है। यहाँ ये बताने की जरूरत तो नहीं कि इकबाल ने जिस बुलबुल का जिक्र किया है वो उनकी अपनी ज़ात है, जो मुसलमानों के दौरे माजी की अजीम और दिलकश दास्तानों को दोहराए जा रही है। इकबाल इस बंद में अपने आप को एक ऐसा तनहा बुलबुल समझ रहे हैं जिसकी आंखों के सामने देखते ही देखते सारा गुलशन उजड़ गया। साहिब बसीर इंसान की दो आंखें होती हैं, एक को चश्मे ज़ाहिर भी
اور دوسری کو چشم باطن کہا جاتا ہے۔ چشم باطن چشم ظاہر کے مقابلے میں کہیں گہرا ویژن رکھتی ہے اور زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے۔ یہ درست ہے کہ عالم اسلام کی وہ خستہ حالی جو اقبال کے دور میں تھی وہ یکدم رونما نہیں ہوئی تھی۔ امت مسلمہ کو یہ زوال بتدریج آیا۔ اقبال اس دور زوال کا عارضی منظر دیکھ رہے تھے۔ ہاں، البتہ ان کی چشم باطن مسلمانوں کے عظیم ماضی سے خوب خوب آگاہ تھی۔ اس لیے زمانے کو یاد کرتے ہوئے ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا۔ اب اس بند میں زوال اسلام کا نقشہ کس طرح کھینچتے ہیں اور کس کس تشبیہات سے کام لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس چمن میں کبھی موسم بہار کا شباب ہوتا تھا، لیکن آج وہ سب کچھ کہیں نظر نہیں آتا۔ کمریاں سنوبر کی شاخوں سے رخت سفر باندھ کر اڑ گئیں۔ البتہ اب صرف ایک بلبل ہے جو اکیلا بیٹھا اپنی راگنی سے گیت سنائی جا رہا ہے۔ اس کے سینے میں اتنے نغمے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ گیتوں کا گویا ایک سیلاب ہے جو اس کے سینے میں ابل اور مچل رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس بند میں شاعر نے تشبیہات و استعارات کے جو کرینے استعمال کیے ہیں، ان کو بیان کرنے میں کس کمال فنکاری سے کام لیا ہے۔ اس بند میں چمن سے مراد مسلم امہ ہے، پھول اس امت مسلمہ کے افراد ہیں، ڈالیوں سے مراد شہروں اور آبادیوں کے مراکز ہیں جن میں کبھی لات داد مسلمان مشاہیر آباد تھے اور اب تمام کے تمام رخصت ہو چکے اور چمن برباد ہو چکا۔ اور اسی لیے ہم سب آخری مصرے میں کہتے ہیں کہ کاش گلشن قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کہ کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ تو یہ تھی اس کی موضوع تشریح۔ چلیے چلتے چلتے ان اشعار کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا جو مطلب ہے وہ واضح ہو کہ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جڑ جڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ تو یہ تھا جی شکوہ کا بند نمبر 28 اور 29، اور انشاءاللہ اگلے قسط میں بند نمبر 30 اور 31 جو اس کے آخری دونوں بند ہیں وہ پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔